नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और इसे लेकर चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो 5 राज्यों में चुनाव विधानसभा होने हैं और इसे लेकर चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। ये उम्मीद बनी हुई है कि अब जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 2022 जहां पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना तय है और ऐसे में अब तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द ही कर सकता है। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होगी और उसके बाद तारीखों का ऐलान जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि हालांकि अपनी अपनी तारीखों तैयारियां जो है वो तमाम पार्टियां कर रही हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए वापस से कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था लागू करने की बात कही। उन्होंने अफसरों को प्रदेश भर की निगरानी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों और शहरी क्षेत्र में पार्षद की निगरानी में टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का सुझाव दिया। साथ ही अफसरों से संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के साथ ही सीएम ने मास्क के प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन पर फोकस करने पर जोर दिया है। इधर यूपी विधानसभा चुनाव में व्यापारियों को लुभाने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर ली है। बीजेपी आज कानपुर में प्रदेश भर से व्यापारियों को जुटाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। इस कार्यक्रम को हुंकार 2022 का नाम दिया गया है और इस कार्यक्रम में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को दी गई है। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए ये बताने की कोशिश करेगी कि वो व्यापारियों के हित के लिए ही काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। नंद गोपाल नंदी खुद 75 जिलों में व्यापारियों के बीच जाकर इस आयोजन का न्योता दे चुके हैं। बता दें, कानपुर व्यापार और व्यापारी नेताओं का गढ़ माना जाता है और इसलिए कानपुर में ही प्रदेश भर के व्यापारियों को जुटाकर बीजेपी चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश देना चाहती है। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के इस कार्यक्रम में करीब 30,000 व्यापारी इकट्ठा हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिनव, जिस तरह से बात करें, बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है, व्यापारियों को लुभाने के लिए एक खास तौर से एक बड़ा कदम जो है उठाया गया है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और कोरोना गाइडलाइन का क्या यहाँ पर पालन किस तरह से होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने से ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कमर कस रखी है और उन्होंने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाकर व्यापारियों को न्योता भी दिया है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो कानपुर का मौसम जो है वो काफी खराब है और मौसम विभाग के अनुसार अभी कल तक भी बारिश हो सकती है। जिस स्थल पर यहाँ पर कार्यक्रम होना है, निराला नगर रेलवे ग्राउंड पर, वहां पे भी पानी भर गया और नगर निगम की टीमें लगातार निराला नगर रेलवे ग्राउंड से पानी को निकालने की प्रयास कर रही हैं। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई भी आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है कानपुर आने का। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल का जरूर प्रोटोकॉल है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पानी और बारिश का संकट है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्व में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विमान से न जाकर सड़क मार्ग से लखनऊ तक जाना पड़ा था और नितिन गडकरी का भी कार्यक्रम बारिश के चलते, मौसम खराब होने के चलते कैंसिल हो गया था, तो इस कार्यक्रम पर भी बारिश के जो बादल हैं वो मंडराने लगे हैं, संकट के बादल। जी तो मौसम के अनुसार अभी हालात को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और बता दें, आज अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। सपा कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी खबर है, जहां अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे। दोपहर 1 बजे सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता होगी। अखिलेश के साथ कई और नेता मौजूद रहेंगे। तो बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दोपहर 1 बजे सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए नजर आएंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, अखिलेश के साथ कई और नेता भी मौजूद रहेंगे। अनिल के अंकुर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरह से बात करें, बड़ा कार्यक्रम रखा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पर हो सकता है? क्योंकि कोरोना भी एक तरफ चल रहा है, रफ्तार बढ़ रही है, और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी लिहाज से या कुछ और मामले को लेकर?
देखिए, जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल है, ये पूरा सिस्टम ये चुनाव को ही लेकर है। और जैसा कि अखिलेश ने तैयारी की हुई है, और आज दोपहर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ पूर्वांचल के बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई संभावना इस प्रकार की है, कोई तैयारी इस प्रकार की है। उसमें शायद कोई पूर्वांचल के रहने वाले कोई ब्राह्मण पत्रकारों को भी शामिल किया जा रहा है, ऐसा बताया जाता है, जो कि बड़े न्यूज नेटवर्क रहे लंबे समय तक, उनको शामिल करके ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से ब्राह्मण और अन्य समाज को लेकर साथ चल रही है। तो ये, और इसके अलावा अन्य बड़े नेता भी दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं और जो अपनी पार्टी से नाराज कर रहे थे, वो भी इनमें शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा अखिलेश के पास इसमें मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलने के तमाम मुद्दे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है जब भी जो रूलिंग पार्टी होती है, इनकम्पेटेंसी के मामले को लेकर के सरकार जो विपक्ष होता है वो हमलावर होता है। तो अखिलेश पास तमाम मुद्दे हैं, जैसे कल वो 2 दिन पहले बिजली दर वाला मामला था, वो भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम मुद्दा हो सकता है। ये तमाम मुद्दे होंगे जो आज चर्चा में रहेंगे। बिल्कुल, तो अलग अलग तरीके से चुनावी जो पार्टियां हैं लुभाने के लिए भरसक कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और चलिए आगे बात करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना वर्चुअल अभियान शुरू कर दिया। अब प्रियंका गांधी आज दोपहर 2 बजे अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर लाइव जुड़कर लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान पर बात करती नजर आएंगी, जनता से सवाल लेंगी। ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस के कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ को रद्द कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर अगली सूचना तक कैंसिल किया गया है। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कई पार्टियां वर्चुअल रैली पर मंथन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये मांग भी की है कि बड़ी रैलियों पर रोक लगा दी जाए। कोरोना के खतरे को देखते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वर्चुअल रैली पर जोर देने की मांग की है। इधर कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को लखनऊ की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जांच में सीबीआई ने सभी 6 पुलिसकर्मियों को समान आशय से साजिश के तहत हत्या कर साक्ष्य मिटाने का दोषी बताया है। हत्या आरोपित पुलिसकर्मी इस समय गोरखपुर जिला कारागार में निरुद्ध हैं। 10 जनवरी को उनकी कोर्ट में पेशी होना है। ये आपको बता दें कि शासन के आदेश पर 2 अक्टूबर से मामले की जांच कानपुर पुलिस की एसआईटी ने शुरू की थी। प्रदेश सरकार की सिफारिश पर 2 नवंबर को सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 65 दिन तक चली जांच में सीबीआई ने घटना से जुड़े सभी पहलुओं को देखते हुए 30 लोगों का बयान दर्ज किया, जिसमें यह पाया गया कि मनीष गुप्ता की मौत पुलिसकर्मियों की पिटाई से हुई थी। बता दें सभी आरोपी पुलिसकर्मियों पर धारा 302, 325, 323, 506, 218, 201, 34, 120 बी और 149 आईपीसी के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। तो मनीष हत्याकांड पर गोरखपुर से हमारे साथ सुभाष गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुभाष, जिस तरह से बात करें 30 लोगों के बयान हुए, लगातार पूछताछ चली और अब ये अपडेट कि आरोप पत्र दाखिल हुआ है। जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि 27 सितंबर की यह घटना है। होटल कृष्णा पैलेस में मनीष अपने दोस्तों के साथ आए हुए थे गोरखपुर में और ठहरे हुए थे। जांच के नाम पे रामगढ़ताल पुलिस पहुंची और जिसमें जेएन सिंह इंस्पेक्टर थे और अक्षय वर्मा थे दरोगा थे और 4 सिपाही थे साथ में। सभी जांच के नाम पे पहुंचे और होटल में पहुंचकर इनके साथ कुछ कहासुनी हो गई, जिसको लेकर इन्होंने बुरी तरीके से इन पुलिसकर्मियों ने इनको पीट दिया और पीटने के बाद रात भर हॉस्पिटल यहाँ वहां लेकर घूमते रहे। आपको बता दें कि जब ये मौत हो गई उसके बाद ये राजनीतिक भूचाल भी आ गया, जिसको लेकर विपक्ष ने काफी घेराबंदी की और यहाँ तक कि मनीष गुप्ता के कानपुर घर पर भी अखिलेश यादव जो विपक्ष के नेता सपा के मुखिया हैं वो पहुंच गए और वहां पे जाकर राजनीतिक भूचाल भी हो गया। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई ने यह मान लिया है कि 6 पुलिसकर्मी जो है आरोपी हैं इसमें और 6 ने मिलकर इनसे साजिश रची और इनके साक्ष्य भी छुपाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये जो मामला था वो अब वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट लखनऊ में
है और यहाँ पर अब देखा जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। जी श्वेता जी, तो 10 जनवरी को कोर्ट में पेशी होनी है और 6 पुलिसकर्मियों को समान आशय से साजिश के तहत हत्या कर साक्ष्य मिटाने का दोषी बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे यूपी में नए कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी भी कई राज्यों की तुलना में यहां केसों की संख्या कम है। बीते 24 घंटों में हुई 2,19,256 कोविड सैंपलों की जांच में नोएडा में 721, गाजियाबाद में 607 केस, लखनऊ में 577, मेरठ में 411, वाराणसी में 224 सहित कुल 4,228 नए केस मिले। महाराजगंज में कोरोना से एक मौत भी दर्ज हुई है। वहीं 119 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव कोविड केसों की संख्या बढ़कर 12,327 पर पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड में भी जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे साफ ये लग रहा है कि अब तीसरी लहर दूर नहीं है। गुरुवार को कोरोना के 505 मामले सामने आए तो शुक्रवार को 830 मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को 830 मामले आने के बाद सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी। नई गाइडलाइन के अनुसार नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर रोक है। राज्य के स्विमिंग पूल, वाटर पार्क को 16 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिम, स्पा को भी 50% के साथ खोलने के निर्देश। विवाह समारोह में जगह जगह के हिसाब से 50% लोगों को अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा जिसका कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगी है। तो कोरोना प्रबंधन पर क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ लखनऊ से अनूप कुमार सिंह जुड़ गए हैं, देहरादून से हमारे साथ धनंजय जुड़ गए हैं। लखनऊ सबसे पहले चलते हैं। अनूप, जिस तरह से बात करें कोरोना अपडेट के लिए, सपा प्रमुख का भी आज खासतौर से पीसी होने वाली है वहां लखनऊ में, और दूसरी तरफ कोरोना लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, क्या कुछ गाइडलाइन है यहाँ पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। करीब 4,000 से ज्यादा कल उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित निकले थे, तो वहीं रिकवरी रेट बहुत कम है। 119 लोग ही ठीक हो पाए हैं। शायद यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकार भले ही उपाय कर रही है, चाहे नाइट कर्फ्यू बढ़ाया हो या फिर तमाम जो सार्वजनिक स्थान है उन पर 50% को रोक लगा दी गई है, लेकिन कहीं किसी न किसी प्रकार से लगातार जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। अब कहीं न कहीं सरकार को साथ ही साथ जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने, हालांकि अभी जो उनके रैलियां थी उन्होंने उसको स्थगित किया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को देखने की जरूरत है। जो टेस्टिंग की सुविधा है उसको बढ़ाने की जरूरत है। लगातार जो रिकवरी रेट कम हो रहा है उस पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को गहन चिंतन की जरूरत है। तो यानी कहा जा सकता है कि जो तीसरी लहर की आशंकाएं थी वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कहीं न कहीं जो लगातार प्रयास है वो कहीं न कहीं सामने नजर नहीं आ रहे हैं। अगर जिस तरीके से कोरोना के नए कायदे कानून की हम लोग बात करते हैं, स्पा या फिर सिनेमा घर, मॉल, वहां पे अगर धरातल पे जब भी कभी पहुंचते हैं तो सिर्फ कागजी कार्रवाई बन के रह गया है। शायद यही वजह है कि लगातार कोरोना के संक्रमण उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो संक्रमण की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। अब प्रशासन को भी और सख्ती दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लखनऊ के साथ साथ देश भर में भी कोरोना का जो वायरस है वो फैल रहा है। हमारे साथ देहरादून से धनंजय जुड़े हुए हैं। धनंजय, क्या कुछ हालात है देहरादून की, क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या यहाँ पर संक्रमण की जो दर है वो किस तरह से है और जो रिकवरी रेट है वो कितना कुछ है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कोविड की बात करते हैं, उत्तराखंड में लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। धामी सरकार की हम बात करते हैं, धामी सरकार ने जिस तरह का जो नई गाइडलाइन जारी की है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो मामले उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं इस वक्त चिंतन कर रहा है। सरकार ने यानी कि 16 जनवरी तक तमाम जो 16 जनवरी तक तमाम जो स्कूल हैं, ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं, 72 घंटे पुरानी आपको रिपोर्ट दिखाने होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर उत्तराखंड में जो मामले बढ़ रहे हैं, यदि बीती रात की बात करते हैं, कल 800 से अधिक मामले उत्तराखंड में आए। अकेले राजधानी देहरादून की बात करते हैं, राजधानी देहरादून में ये जो मामले आए हैं उनकी जो संख्या 300 से अधिक है। कह सकते हैं कि कोविड लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जी तो कोविड यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन थोड़ी बहुत सख्ती दिखाई कि 72 घंटे की रिपोर्ट भी दिखाना अनिवार्य होगा अगर आप प्रवेश करते हैं देहरादून में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे लखीमपुर हिंसा में 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत के मामले में
सीजीएम कोर्ट में दोबारा दाखिल की गई 12 आरोपियों की जमानत अर्जियों पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। शाम को सीजीएम ने आरोपियों के विरुद्ध गंभीर अपराध और सत्र परीक्षण होने के कारण सभी की जमानत अर्जियां खारिज कर दी। आरोपियों को अपनी जमानत के लिए अब जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करना होगा। तिकोनिया कांड में 3 जनवरी को कई बढ़ी हुई धाराओं के साथ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद बुधवार को 7 आरोपी आशीष पांडे, लव कुश राणा, शिशुपाल, भाजपा सभासद सुमित जसवाल, उल्लास त्रिवेदी उर्फ मोहित, रिंकू राणा और धर्मेंद्र बंजारा को जमानत अर्जियां उनके अधिवक्ता राम आशीष मिश्र ने सीजीएम कोर्ट में दाखिल की थी। सीजीएम चिंताराम ने सभी आरोपियों को इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करने के लिए निर्देशित किया था कि आरोपियों का कोई जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है। शुक्रवार को आरोपियों के अधिवक्ताओं की ओर से शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करने के बाद सीजेएम चिंताराम ने सभी जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की है। इधर केंद्र सरकार ने यूपी में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पहले चरण के लिए 150 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने का फैसला कर लिया है। इन सुरक्षा बलों को 10 जनवरी से पहले चरण में जिलों में तैनात किया जाएगा। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि केंद्र ने जो 150 कंपनी अर्धसैनिक बल दिए हैं, उनमें से 50 कंपनी सीआरपीएफ, 30 कंपनी बीएसएफ, 20 कंपनी सीआईएसएफ और 20 कंपनी आईटीबीपी की होगी। इन कंपनियों को सभी 78 जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में संवेदनशीलता और आवश्यकता के अनुसार आवंटित कर दिया गया है। इधर मुजफ्फरनगर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 3rd नेशनल अवार्ड घोषित करते हुए यूपी को नेशनल वाटर अवार्ड 2020 प्रदान करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने जल संरक्षण के लिए बेस्ट जिले के अंतर्गत मुजफ्फरनगर को नॉर्थ जोन में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अव्वल करार दिया है। जिले को जल संरक्षण में सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने में यहां की हिंडन, काली वेस्ट नदियों के पुनरुद्धार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डैम और सोकपिट निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बेहतर व्यवस्था जिले को शिखर पर ले गई। सीडीओ ने कहा है कि सबके बाद बड़ा सहयोग वृक्षारोपण और भूमि संरक्षण से मिला है। पंचायती राज और लघु सिंचाई विभाग का बेहतर समन्वय और प्रबंधन जिले को जल संरक्षण में आगे ले गया है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी का दौरा है। देहरादून से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी दौरा। रेल विकास निगम की ओर से बनाए खेल मैदान का लोकार्पण करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में शामिल होंगे। दोपहर करीब 2:40 पर सीएम पौड़ी पहुंच जाएंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी दौरे पर रहेंगे। रेल विकास निगम की ओर से बनाए गए खेल मैदान का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। गौरव ठाकुर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पौड़ी से जुड़ गए। गौरव, जिस तरह से बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी दौरा, क्या कुछ विकास की सौगात दे रहे हैं, कितने बजे तक पहुंचेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई और कौन कौन शामिल रहेगा उनके कार्यक्रम में? मैम, आज पुष्कर सिंह धामी जी का पौड़ी का दौरा है और श्रीनगर में एबीवीपी के 22वें प्रांतीय अधिवेशन के कार्यक्रम में भी उनकी शिरकत करने का आज कार्यक्रम है। और पौड़ी में आज वो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। कौन कौन शामिल रहेगा उनके कार्यक्रम में? राष्ट्रीय एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी वहाँ शामिल होने आ रहे हैं अभी, पर जैसे कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, अभी उनका आने का ये कार्यक्रम शायद स्थगित भी हो सकता है। अच्छा, तो कार्यक्रम स्थगित भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ये सूचना कि करीब 2:40 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दौरे पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे देहरादून की। तो आपने पहली उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 24 उम्मीदवारों का नाम तय है। आप प्रभारी मोहनिया ने किया है 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और जल्द ही हो सकती है अन्य नामों की भी घोषणा। तो देहरादून से खबर है, जहां आप प्रभारी मोहनिया ने 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। देहरादून से बड़ी खबर है, अब जल्द ही अन्य नामों की घोषणा हो सकती है, ये प्रभारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें, आपने पहली उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है।
बारिश और बर्फबारी के चलते गोपेश्वर चोपता ऊखीमठ हाईवे पर बर्फबारी के बाद पाला जमने से पुलिस प्रशासन ने 2 दिनों के लिए हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। बर्फबारी से गोपेश्वर चोपता ऊखीमठ हाईवे पर कांचूला खर्क से आगे सड़क पर करीब 1 फुट बर्फ जम गए। बर्फ पर पाला जमने से यहां वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। पुलिस के अनुसार एक परिवार चोपता की ओर गए थे, तभी उनका वाहन बर्फ में रपटकर सड़क किनारे अटक गया। बाद में पुलिस की मदद से कार सवार 5 लोगों को रेस्क्यू कर गोपेश्वर पहुंचा दिया गया है। बता दें, इस मार्ग पर जगह जगह बर्फ पड़ी हुई है। बर्फ के ऊपर पाला जमने से उसमें काफी फिसलन हो गई। तो बता दें, 2 दिन अब वाहन नहीं चलेंगे क्योंकि बर्फ में फंसे 5 लोगों का हालांकि पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। अब फिसलन यहां पर बढ़ चुकी है। सड़क पर जमी हुई है 1 फुट से ज्यादा बर्फ। और आप यहां पर बता दें, आपको वाहनों की आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं और 2 दिन अब वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। यहां पर बता दें, 5 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू किया जो लोग यहां पर फंस गए थे और पाला जमने से अब समस्याएं और ज्यादा खड़ी हो गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।